जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स और चैप्टर होगा गति, मोशन। गति से संबंधित जितने भी प्रश्न इस चैप्टर में दिए गए हैं उस सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में इस एक्सरसाइज में गति से संबंधित जितने भी संख्यात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसको भी हम लोग बनाएंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं गति। गति किसे कहते हैं? ठीक, कोई वस्तु गति में कब कहा जाता है कि कोई वस्तु कब गति में है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विराम, रेस्ट। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। यदि दो वस्तु है, अगर ये 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर लेती है और दूसरी जो वस्तु है वो ज्यों के त्यों अपने ही स्थान पर रहती है, तो दूसरी जो वस्तु है वो क्या है? विराम में है, वो रेस्ट में है, उसमें कोई गति नहीं है। गति किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे यहाँ पर पहली वस्तु जो है गति में है और दूसरी वस्तु जो है क्या है? वो विराम में है। ठीक, तो अब चलते हैं, पढ़ते हैं कि गति के प्रकार, गति कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला पढ़ते हैं रैखिक गति, लीनियर मोशन। रैखिक गति किसे कहते हैं? तो रैखिक गति में क्या होता है कि इसमें वस्तु, वो जितने भी वस्तु है वो सीधी रेखा या वक्र रेखा पर चलती है, वो जो क्या कहलाता है? रैखिक गति कहलाती है। जैसे बंदूक से निकली गोली और पटरी पर चलती ट्रेन, ये क्या है? एक रैखिक गति में होते हैं। ये रैखिक गति के उदाहरण है। जैसे बंदूक से जो निकलती है गोली वो क्या कहलाती है? रैखिक गति में, वो क्या? सीधे जाती है। पटरी पर चलती हुई ट्रेन वो क्या? वो एक रैखिक गति में चलती है, लीनियर मोशन उसे कहते हैं। ठीक, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है कि वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर चलती है। एक वृत्त, ये वृत्त है और इस वृत्ताकार पथ में ही वो वस्तु क्या करती है? चलती रहती है। जैसे सूर्य की ओर पृथ्वी क्या होती है? ये सूर्य है यहाँ पर, और सूर्य के ओर पृथ्वी की गति होती है। ये पृथ्वी जो है एक वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर क्या करती है? लगाती है। तो इसे क्या कहते हैं हम? वृत्तीय गति। इसमें वस्तु क्या होती है कि वृत्ताकार पथ पर चलती है। दोलनी गति, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। जैसे दीवार घड़ी है और इसमें एक पेंडुलम लगा रहता है और ये गति कभी यहाँ चलती है तो कभी फिर यहाँ, ये एक बिंदु पर यहाँ पर लटकी हुई है और कभी ये दाएं और कभी ये बाएं डोलती रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं दोलनी गति। आवर्त गति क्या है? तो इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती रहती है। जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति। जैसे झूला है, अगर आप झूला झूलते हैं तो एक निश्चित समय में क्या होगा? एक ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक, तो इस तरह से एक निश्चित समय अंतराल में, जैसे ये 5 सेकंड में ऊपर गया तो फिर यहाँ पर 5 सेकंड में आकर फिर ये 5 सेकंड में इधर जाएगा, तो वह क्या कहलाती है? आवर्त गति। ये सिलाई मशीन की सुई की गति, जो सुई जो होती है अब ऊपर नीचे क्या करती है? चलती रहती है जब हम कपड़ा सिलते हैं। तो ये आवर्त गति के उदाहरण है। चलिए, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। जैसे तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तो जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो पथ की पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई दूरी होता है।
जब कोई कण एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाती है तो पथ की पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वो क्या कहलाती है, उसी को हम कहते हैं तय की गई दूरी। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल से एक स्थान से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम गए तो यहाँ से ये पथ का जो ये दूरी हुआ यही तय की गई क्या कहलाया, ये हमारा दूरी कहलाया। ठीक, चलिए उसके बाद एक नोट में ध्यान रखते हैं बात को कि तय की गई दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी का केवल परिणाम होता है। दूरी के क्या होता है, एक परिणाम होता है। जैसे 5 किलोमीटर दूरी तय किया, 6 किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक, विस्थापन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता है। डिस्प्लेसमेंट किसी कण द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है, या किसी कण की प्रारंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये एक दूरी है, और ये दूरी जो है आप मान लीजिए 50 किलोमीटर की है। 50 किलोमीटर की ये दूरी है, 50 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर ये सीधा दूरी ए से बी तक हम जा रहे हैं तो हमको क्या 50 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति ए से बी तक जाने के लिए कुछ दूसरी रास्ता को अपनाता है और वो दूसरी रास्ता को जाता है, तो मान लीजिए कि वो 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई एक और व्यक्ति है जो ए से चलता है, कहता है कि नहीं मैं इस रास्ते से नहीं चलूँगा, किसी और रास्ते से जाऊँगा। वो दूसरी रास्ते से गया और बी पर पहुँचा, वो 80 किलोमीटर का दूरी तय किया। एक और व्यक्ति है जो कह रहा है कि नहीं मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा। वो क्या किया, ए से बी तक जाने के लिए इस रास्ते को अपनाया और वो 100 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो इस स्थिति में अगर हम आपसे पूछें, अगर इस स्थिति में हम आपसे पूछें कि बताइए कि विस्थापन क्या होगा, इस तीनों स्थिति का विस्थापन क्या होगा, ये स्थिति 1, स्थिति 2, ये स्थिति 3 और ये स्थिति 4। तो चारों स्थिति का आप बताइए कि विस्थापन क्या होगा। तो हम चारों स्थिति का विस्थापन हम इस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए ये स्थिति यहाँ पर लिखते हैं। पहली स्थिति में जो है उसने तय किया 80 किलोमीटर का दूरी तय किया, वो 80 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक, वो दूरी तय किया 80 किलोमीटर की। और विस्थापन यहाँ पर हम लिखेंगे, विस्थापन कितना होगा। ठीक, दूसरी स्थिति में उसने 70 किलोमीटर का दूरी तय किया। तीसरी स्थिति में उसने 50 किलोमीटर का दूरी तय किया। और चौथी स्थिति में 100 किलोमीटर का दूरी तय किया गया। तो हम विस्थापन इन चारों स्थिति के लिए हम कितना लेंगे, तो विस्थापन कहता है कि किसी कण द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाएगा। तो इसमें सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, तो आपका 50 किलोमीटर है। तो पहले स्थिति के लिए भी विस्थापन 50 होगा, दूसरे के लिए भी 50, तीसरे के लिए भी 50 और चौथे के लिए भी क्या होगा 50 होगा। तो विस्थापन अगर पूछेगा कि आपका क्या होगा, तो सबसे न्यूनतम दूरी जो होगा किसी कण की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन होगा। तो इस तीनों स्थिति के लिए अगर कोई विस्थापन पूछेगा कि विस्थापन क्या होगा, तो 50 किलोमीटर ही होगा। ठीक, 50 किलोमीटर ही होगा। नोट में एक बात याद रखिएगा कि विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन को
परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। अगर ये दोनों जिसके पास होगा वो क्या कहलाएगा, एक सदिश राशि कहलाएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक, चलिए एक दूसरी स्थिति इसमें देख लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी और बिंदु डी। अगर इस स्थिति में अगर मान लीजिए ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर और ये भी 3 किलोमीटर। अगर हम इस स्थिति में ए टू सी, ए से ये बिंदु ए है और ये बिंदु सी है, ए से सी के बीच अगर हम दूरी पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो दूरी अगर हम पूछेंगे तो कहिएगा कि यहाँ से यहाँ तक 4 और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना, 3। तो ए से सी तक दूरी जो होगा 4 + 3 = कितना, 7 किलोमीटर होगा। लेकिन हम इस स्थिति में विस्थापन अगर पूछे, विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन आप बोलेंगे कि ए से सी के बीच जो ये न्यूनतम दूरी होगा, देखिए ये न्यूनतम दूरी, कोई इधर से घूम के जा रहा है लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से तिरछे चल दिया, ये हमारा शॉर्टकट पड़ेगा। तो यही जो होगा न्यूनतम दूरी होगा। तो ये न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो ये न्यूनतम दूरी जो होगा क्या होगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 16 + 9 25। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो इसका विस्थापन ए से सी के बीच का विस्थापन कितना होगा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर होगा। यदि ए से डी तक अगर हम पूछे, ए से डी के बीच की दूरी कितना होगा, तो ए टू डी, ए से डी तक अगर हम जाएंगे तो कितना लिखेंगे, ए से फिर बी में जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे और फिर सी से डी जाएंगे। इस तरह से हम गति करेंगे, इस तरह से दूरी को तय करेंगे। पहले ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे। तो ए से डी की जो दूरी होगी वो 4 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन पूछे, विस्थापन, तो ए से डी के बीच का विस्थापन क्या होगा, तो इसका न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये है आपका ए से डी के बीच की न्यूनतम दूरी, कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ये 2 स्थिति हुआ। तीसरी स्थिति, एक और स्थिति जानते हैं, तीसरी स्थिति। अगर तीसरी स्थिति में अगर हम समझे कि ए से ए के बीच की दूरी क्या होगा, ए से ए टू ए, तो ए से हमने चलना प्रारंभ किया, ए से हमने क्या किया, चलना प्रारंभ किया, और ए से चलना जब प्रारंभ किया यहाँ से, और फिर ए पर आना है तो क्या करेंगे, ए से पहले बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे और फिर डी से ए आएंगे। तो हमारा टोटल जो दूरी हो जाएगा, 4 + 3 + 4 और +3 कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन ए से ए के बीच विस्थापन जो होगा, विस्थापन वो क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर। इसलिए कि उसका न्यूनतम दूरी क्या होगा, ए से ए के बीच का 0 होगा। ठीक, तो इस तरह से हम कहेंगे कि विस्थापन क्या कहलाएगा, तो किसी वस्तु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के
बीच तय की गई वो न्यूनतम दूरी, उसी को हम क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे विस्थापन। ठीक, चलिए अगला पढ़ते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। ये अक्सर पूछता है सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं, सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछता है, आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के प्रश्न में पूछेगा कि इस 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सी जो राशि सॉरी कौन सी जो राशि है वो सदिश राशि है और कौन सी जो राशि है वो अदिश राशि है। वो पूछता है 1 नंबर में, फिक्स है, एक प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसके पास, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे द्रव्यमान, समय और आयतन, घनत्व आदि जो है क्या है, एक अदिश राशि के उदाहरण है। सदिश राशि के उदाहरण क्या हो जाएगा कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ दिशा को भी बताएगा। उस राशि को सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे बल, त्वरण, वेग और विस्थापन, ये क्या है, आपके सदिश राशि के उदाहरण है। जैसे सदिश राशि में क्या होता है कि ये आपका एक संकेत, ये दिशा दे दिया, ये ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है कितना, तो मान लीजिए कि वो 5 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में वो क्या कर रहा है, जा रहा है। तो इसमें दिशा को दर्शा दिया, वो किस दिशा में जा रहा है, और यहाँ पर परिमाण भी उसको दर्शा दिया, ठीक है, कि कितना के वेग से जा रहा है। तो 5 किलोमीटर पर आवर के वो वेग से वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका सदिश राशि में क्या होता है कि दिशा और परिमाण क्या होते हैं, दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो हम उसे सदिश राशि कहते हैं। औसत चाल क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का औसत चाल कहते हैं। जैसे वस्तु, इसका औसत चाल कहेंगे कि तय की गई कुल दूरी बटा में तय करने में लगा कुल समय। जैसे कहने का मतलब कि कहेगा कि वो 2 मिनट में 2 किलोमीटर गया, फिर कहेगा कि अगली बार 5 मिनट में वो 4 किलोमीटर गया, फिर कहेगा कि 3 मिनट में वह 1 किलोमीटर गया। तो इस तरह से अगर हम औसत चाल निकालेंगे तो लिखेंगे कुल दूरी क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 1, और टोटल समय कितना लग गया, तो 2 + 5 + 3। लेकिन यहाँ पर ये मिनट है, ये किलोमीटर है, तो आपको या तो किलोमीटर पर आवर में करना होगा या मीटर पर सेकंड में इसको करना होगा, ठीक है। तो ये किलोमीटर में है, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, कुल दूरी 7 किलोमीटर हो जाएगा, और कुल समय कितना हो जाएगा, 10 मिनट। मैंने मिनट लिखा, 10 मिनट। तो आप इसको सेकंड में बदल दीजिएगा, 60 से गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 600 सेकंड, या सेकंड में नहीं, इसको आवर में चेंज कर दीजिए, 60 से भागा दे दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर। ये टोटल इसका औसत चाल हो जाएगा।
चाल क्या है, चाल किसे कहते हैं? अब चाल समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु की चाल कहते हैं। तो इकाई समय में मतलब एक छोटे समय में, एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय के अंतराल के अनुपात को हम चाल कहते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यहाँ पर भी जो है आपका चाल है, एस जो है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, और टी जो है आपका समय, ये आपका समय। ये याद रखिएगा कि चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो जो होता है मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो उसको हम मीटर पर सेकंड में क्या कर देंगे, बदल देंगे जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें। अब एक समान चाल किसे कहते हैं और असमान चाल किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। चाल तो हमने पढ़ लिया, इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। अब एक समान चाल किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, चाहे वो समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो कहा जाता है कि वो एक समान चाल से चल रही है। जैसे यहाँ पर बोला कि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, जैसे आपका 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की गई, फिर 5 सेकंड में वो 10 मीटर का ही दूरी तय किया, फिर अगले 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर का ही दूरी उसने तय किया, तो वो कहेंगे कि हम वो एक समान चाल से चल रही है। वो क्या मतलब कि अभी 5 सेकंड में उसने 10 मीटर का ही दूरी तय किया, अगले भी 5 सेकंड में 10 मीटर का ही दूरी तय किया, फिर अगले भी 5 सेकंड में 10 मीटर का ही दूरी तय किया। तो इसका मतलब उसका चाल ना घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है, जितना पहले था उतना ही अभी है। चल, उसके बाद असमान चाल किसे कहते हैं? तो यहाँ पर अगर चाल निकालना हो तो निकाल सकते हैं, चाल बराबर है दूरी बट्टा समय। दूरी आपका कितना 10 मीटर और समय कितना 5, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसका चाल जो है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चल रही है। असमान चाल क्या है कि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करे, जैसे अभी 5 सेकंड में उसने 10 मीटर की दूरी तय की, लेकिन अगले 5 सेकंड में उसने 15 मीटर की दूरी तय की, या फिर अगले 5 सेकंड में उसने 16 मीटर की दूरी तय की। तो इस तरह से समय तो सेम है लेकिन उसकी दूरी बढ़ रही है। इसका मतलब कि अगले 5 सेकंड में उसने अपने चाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उसने अपने चाल को क्या किया, बढ़ा दिया। फिर अगले 5 सेकंड में भी उसने अपने चाल को क्या किया, वो बढ़ा दिया। इसका मतलब कि उसका समय जो है, समय अंतराल बराबर है। जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करती है, तो देखिए यहाँ पर दूरी तय क्या किया, अलग अलग दूरी तय किया, तो हम उसे कहेंगे कि असमान चाल से वो चल रही है। असमान चाल उसे हम कहेंगे। वेग किसे कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन होता है। क्या होता है? वस्तु का विस्थापन। तो वेग किसे कहते हैं? तो दूरी और ये समय। जहां आप लिख सकते हैं v बराबर वेग है, s बराबर विस्थापन है,
और t बराबर जो है आपका समय है। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, आप यहाँ पर लिख लीजिए। वेग का एसआई मात्रक जो होगा, एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और वेग जो है क्या है, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, इसे हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, आपका त्वरण कहलाएगा। जैसे कोई वस्तु, कोई पिंड ए पर है और वो पिंड बी पर जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेग, उसका जो प्रारंभिक वेग है मान लेते हैं कि u है, और अंतिम जो वेग है उसका v है। तो वेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा, वेग में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाएगा, तो अंतिम वेग में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, तो अंतिम वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को मैंने क्या v बोला और प्रारंभिक वेग को क्या u, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका v माइनस u। तो त्वरण क्या कहलाएगा, त्वरण v माइनस u बाई टी। यहाँ पर बोला कि समय के साथ वेग में जो परिवर्तन की दर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो समय के साथ वेग में क्या परिवर्तन हुआ, तो कहने का मतलब कि पहले जो था प्रारंभिक जो वेग था 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसका वेग जो है 8 किलोमीटर पर आवर हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो उसका वेग में परिवर्तन कितना हो गया, तो उसका 3 किलोमीटर पर आवर वेग में परिवर्तन हो गया। पहले वो कितना चलती थी 5 किलोमीटर, लेकिन अब जो है वो 8 किलोमीटर हो गई। इसका मतलब वेग में उसका परिवर्तन कितना हुआ समय के साथ, कुछ समय के बाद। तो कुछ समय के बाद उसका वेग में जो परिवर्तन हो गया वो 3 किलोमीटर पर आवर का हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन त्वरण इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है, त्वरण का एसआई मात्रक, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ देता है। एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दूसरा जो है त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट है कि त्वरण जो है धनात्मक भी होता है, धनात्मक पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक भी होता है, या शून्य भी
हो सकता है। ये तीनों हो सकता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। ठीक है, आप इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इसका एसआई मात्रक और ये त्वरण पूछ देगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि त्वरण क्या धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या शून्य या तीनों होता है। तो लिखेंगे कि कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। चौथा पॉइंट, यदि त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहेंगे। तो उसे हम मंदन या अत्वरण कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट में चलते हैं। एक समान त्वरण किसे कहते हैं? एक समान त्वरण किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे वो समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, बराबर परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका एक समान या अचर त्वरण कहा जाता है। एक समान या अचर त्वरण कहा जाता है। अगला, असमान त्वरण क्या होता है? असमान त्वरण किसे कहते हैं? तो असमान त्वरण जो होता है कि जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन न हो तो उसका त्वरण जो होएगा असमान या चर कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे यहाँ पर वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से वेग समय समीकरण, विस्थापन समय समीकरण और एक तीसरा होगा आपका वेग विस्थापन समीकरण। ये तीनों समीकरण पर आधारित आपका संख्यात्मक प्रश्न भी होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेग समय समीकरण के बारे में। वेग समय समीकरण के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वेग समय समीकरण। तो वेग समय समीकरण में क्या होगा? वेग समय समीकरण में कि हम एक ग्राफ पर वस्तु की जो स्थिति उसको हम दर्शाएंगे कि कितने समय में उसका चाल में क्या परिवर्तन होता है। उस स्थिति को हम एक ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। एक ग्राफ पेपर पर हम दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे? ये जैसे ग्राफ पेपर होगा, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे इस बात को, ग्राफ को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक, नहीं तो हमारा एक मैथ का वीडियो होगा क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छा से बताया गया है। ठीक, तो इसमें हम कैसे दर्शाएंगे एक ग्राफ पर वस्तु की स्थिति? कहने का मतलब कि कोई वस्तु जब चलना प्रारंभ करती है तो शुरुआत में उसका चाल क्या था, जब समय बदला तो उसका चाल क्या है, उसको हम एक ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे। तो शुरुआत में कोई वस्तु यहाँ से प्रारंभ होती है, बिंदु ओ है, और उसका शुरुआती जो वेग है इस तरह से उसका मान लेते हैं कि हमको पता नहीं है, तो u है। शुरुआती वेग क्या है? u है। और ग्राफ पेपर पर मैंने u को यहाँ पर दर्शा दिया कि यहाँ से यहाँ तक का इसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। ठीक, प्रारंभिक वेग में वो यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी तय किया। ये आपको वेग को हम दर्शाएंगे।
वाई अक्ष को वेग हम दर्शाएंगे, इस पर वेग को लिखेंगे और यहाँ पर कितना समय को लिखेंगे। मतलब कि शुरुआत में उसने मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलना प्रारंभ करती है शुरुआत में। तो ये जो वाई अक्ष है हमने इस पर वेग जो है उसके वेग के आंकड़े को लिखा है, वेग के आंकड़े को दर्शा दिया। ठीक, वेग के आंकड़े को हम दर्शाते हैं। ओके, एक मिनट, एक ब्लैंक पेपर लेते हैं और इस पर अच्छा से दर्शाते हैं। चलिए, ये आपका ग्राफ, समय वेग ग्राफ आपका होगा, वेग समय समीकरण का। यहाँ पर जो होगा आपका समय होगा, समय होगा एक्स अक्ष को हम लोग समय मान लेंगे, एक्स अक्ष को समय, और वाई अक्ष को हम वेग, वाई अक्ष पर हम क्या लिखेंगे, वेग को, वेग के आंकड़े को दर्शाएंगे। ठीक, वेग के आंकड़े को क्या करेंगे, दर्शाएंगे, वेग के आंकड़े को हम दर्शाएंगे। यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर लिखा है कि माना कोई कण का बिंदु A पर प्रारंभिक वेग u तथा बिंदु B पर अंतिम वेग v है और वेग t समय में परिवर्तित होता है। तो प्रारंभिक वेग जो है आपका, ये मान लेते हैं यहाँ पर a है, प्रारंभिक वेग a है, और वो क्या है, प्रारंभिक वेग u है। क्या है, u है। 5 मीटर होगा, 6 मीटर होगा, मान लीजिए ये आंकड़ा 5 मीटर पर सेकंड का है या 6 सेकंड। जैसे ही समय बदला 5 सेकंड में या 6 सेकंड में या 10 मिनट में या 1 घंटा में, उसका वेग जो है t समय में यहाँ पर t समय में, समय जब यहाँ पर आया तो उसका वेग जो है परिवर्तित हो गया। पहले मान लीजिए 5 था, तो अब क्या हो गया, उसका 15 हो गया या 10 हो गया। अंतिम वेग क्या हो गया, उसका 10 हो गया। अंतिम वेग क्या हो गया, 10 हो गया। ये B पर आ गया, 10 आ गया। कहने का मतलब कि यहाँ पर ये 5 था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 10 है, तो यहाँ पर क्या है, 15 है। इस तरह से ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है, वहाँ पर आंकड़े को लिखा जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने ये 15 को दर्शाया कि यहाँ पर मान लीजिए ग्राफ में ये क्या है, आपका 15 है। सॉरी, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे सीधा में, ये नहीं, सीधा में हम दर्शा देते हैं। सीधा यहाँ पर मान लीजिए कि पहले 5 था, तो अब मान लीजिए कि क्या हो गया, वो 10 चला गया। क्या हो गया, आपका 10 हो गया। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, पहुँच गया टी समय में, टी समय में यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, उसको दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, बताने के लिए मैंने कर दिया। ठीक, वो टी समय में। तो अब यहाँ पर ग्राफ जैसे ही हम बनाते हैं, तो हम इस पर जो हमारा आकृति बनता है उसको दर्शाते हैं। जैसे ए से यहाँ पर हम यहाँ पर एक बिंदु देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसे हम सी मान लेते हैं, सी, और ये मान लेते हैं आपका डी, इसको मान लेते हैं डी। और ठीक, चलो, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये एक आयताकार आकृति बना और ये एक त्रिभुजाकार की आकृति बन गया। इस तरह से हमारा प्रारंभिक वेग जो तक क्या था, u था, और अंतिम वेग जो क्या हो गया, वो उसका v हो गया। वो क्या हो गया, v हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, v हो गया। ठीक, शुरुआती वेग कितना था, u था। शुरुआती जो वेग था हमारा u था, और अंतिम वेग क्या हो गया हमारा, v हो गया t समय में, समय जैसे ही बदला। चलो, तो अब हम इस आकृति के आधार पर कुछ लिखते हैं।
जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि आपका जो BD है, BD ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर जो BD है आपका वो परपेंडिकुलर है किस पर, OD पर। ये आपका लाइन जो है OD है, वो परपेंडिकुलर है OD पर, तथा AC जो है आपका परपेंडिकुलर है BD पर। ये आपकी जो आकृति है AC, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, सीधा है। और X जो है परपेंडिकुलर है Y। ये आपका X अक्ष है और ये आपकी क्या है, Y अक्ष है। तो X जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है Y अक्ष पर, तो इसलिए ये जो आकृति है क्या है, ODCA एक आयताकार है, एक ये आयत है, ये क्या है, आयत है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। तो OD बराबर क्या हो जाएगा, OC, और इसका वैल्यू क्या होगा, T होगा। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमने क्या माना था, T, कि T समय में यहाँ से उसका वेग क्या हुआ, परिवर्तित हुआ, और ये आमने सामने की भुजा हो गई। तो ये OD है और ये क्या है, AC, आपस में बराबर है, तो इसका मान क्या होगा, T होगा। और यहाँ पर जो यहाँ पर आप फिर देखेंगे कि CD और बराबर जो होगा AO, इसका वैल्यू क्या होगा, U होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, U होगा। और BC का जो वैल्यू होगा V माइनस U होगा, V माइनस क्या होगा, U होगा। इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक CD जो है आकृति कट गया, तो यहाँ से BC की जो लेंथ होगा V माइनस क्या होगा, U होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर BD माइनस CD, मतलब कि V माइनस U। अब यहाँ पर लिखेंगे त्वरण इक्वल टू AB के ढाल, AB के ढाल क्या है, त्वरण जो है AB के ढाल क्या है। तो ढाल निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा आधार। ये आपका लंब हो जाएगा आपका BC, और आधार क्या हो जाएगा आपका AC। ये आपका क्या है, यहाँ से ये इसका ढाल है, ये क्या है, ढाल है। तो ढाल जो होगा AB का ढाल क्या होगा, A इक्वल टू BC, और BC बटा में क्या हो जाएगा, AC। तो यहाँ से आपका त्वरण क्या निकल जाएगा, V माइनस U और बटा में T। इसलिए कि BC की जो लंबाई है यहाँ पर V माइनस U है, और यहाँ पे AC की जो लंबाई है यहाँ पर क्या है, T है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे A इक्वल टू V माइनस U बाई T, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AT इक्वल टू V माइनस U हो जाएगा। और यहाँ पर जिसका ज़रूरत होगा उसके हिसाब से लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे V इक्वल टू AT प्लस U। ये U जो है आपका लेफ्ट साइड में चला गया, लेफ्ट से राइट में अगर जाते हैं या राइट से लेफ्ट में आते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस में था तो वो क्या हो गया, प्लस में। तो इस तरह से अगर अंतिम वेग निकालने के लिए बोलेगा तो आप त्वरण, समय और प्रारंभिक वेग का वैल्यू रख देंगे, तो आपका जो है अंतिम वेग का मान निकल जाएगा। इस तरह से हमने वेग समय समीकरण को यहाँ पर प्रूफ किया, ठीक, और उसके समीकरण को निकाला। ठीक, चलिए अगला हम अब चलेंगे विस्थापन समय के।
विस्थापन समय कैसे निकालेंगे? तो सेम ग्राफ इसी तरह से हम लोग लेंगे, सेम उसी तरह से एक ग्राफ हम यहाँ पर दर्शाते हैं। ग्राफ, कोई वस्तु प्रारंभिक वेग उसका क्या है? u है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है, और उसके t समय के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। उसका अंतिम वेग जो है v हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है। तो यहाँ से इसका अंतिम वेग क्या हो गया? उसका v हो गया, और इसको हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे डॉटेड लाइन से, ठीक। और ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हम लिखेंगे, माना कोई कण बिंदु A पर प्रारंभिक वेग u तथा बिंदु B पर अंतिम वेग v है, और वेग t समय में परिवर्तित होता है। यहाँ से यहाँ तक t समय लेता है। ये जो है x अक्ष जो है ये समय के आंकड़े को दर्शाएगा, और ये जो y अक्ष जो है आपका वेग के आंकड़े को दर्शाएगा। इस पर हम वेग के आंकड़े को लिखेंगे एक ग्राफ पर, और ग्राफ के माध्यम से हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे? इस ग्राफ के आधार पर हम लोग सभी डेटा को लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं वेग विस्थापन बोला है ना, अब विस्थापन समय, तो सबसे पहले समय के बारे में हम विस्थापन के बारे में लिखते हैं। हम जानते हैं विस्थापन इक्वल टू होता है वेग गुना समय। वेग गुना क्या होता है? समय। इस बात को हम लोग जानते हैं, और इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विस्थापन जो होगा, विस्थापन को हम लोग सूचित करेंगे S से। वो क्या कहलाएगा? विस्थापन जो होता है क्या हो? एक न्यूनतम दूरी आपका कहलाता है, न्यूनतम दूरी होता है। तो S मतलब विस्थापन इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आकृति आपको बना है ना, ये जो आकृति आपका बना है इस तरह से, ये एक समलंब चतुर्भुज की आकृति यहाँ पर बना हुआ है। एक ये क्या है? एक समलंब चतुर्भुज की आकृति बना है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये समांतर भुजा है, इसका योग अगुना ऊंचाई, जो उसका ऊंचाई होगा वही होता है, ठीक। लेकिन इस समांतर चतुर्भुज को हम लोग दो भागों में बांटकर बना लेंगे आसानी से। कैसे? कि इस समलंब चतुर्भुज में एक जो है आयत है और एक क्या है? त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर सीधे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला न लगाकर हम अलग अलग क्या लगाएंगे कि एक बार आयत यूज कर लेंगे। इसलिए आयत यूज करेंगे कि यहाँ पर भी 90 डिग्री, इसके सभी एंगल चारों कोण 90 डिग्री के बन रहा है, तो ये एक आयत का रूप दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है। तो हमको आसान होगा कि एक बार आयत का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो हमारा विस्थापन निकल जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ओ ई बी ए का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर ई माना है, डी नहीं माना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक। चलो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका हम क्या लिखते हैं?
आयत OECA का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज होगा, प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका लंबाई अगर हम माने OE, यहाँ से यहाँ तक लंबाई OE गुना लंबाई, और चौड़ाई हम मान लेते हैं OA, यहाँ से यहाँ तक OA इक्वल, यहाँ पर फिर प्लस त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अगर हम आधार यहाँ से माने तो AC हो जाएगा, आधार AC मल्टीप्लाई, अगर हम इसको ऊंचाई माने तो यहाँ से BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC। इस तरह से हो गया। अब इसका हम सभी का वैल्यू लिखते हैं। OE का वैल्यू क्या है? T है, और AO का वैल्यू जो है क्या है आपका? U है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई AC का वैल्यू T है, और BC का जो वैल्यू है आपका, BC का जो वैल्यू होगा आपका, ये V माइनस U होगा। V माइनस क्या होगा? U होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगा वो इस U की लंबाई को हम लोग घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? V माइनस U। V माइनस क्या हो जाएगा? U। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं इसको? UT प्लस 1/2 मल्टीप्लाई T, और V माइनस ये क्या है? V माइनस U है, तो V माइनस U जो होता है एक्सेलरेशन होता है, V माइनस U, सॉरी, एक्सेलरेशन जो होता है V माइनस U/T होता है। तो हम इसको V माइनस U की जगह हम 80 लिख सकते हैं, V माइनस U, इस तरह से। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? UT प्लस 1/2 मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई 80। ठीक, तो UT प्लस 1/2, देखिए T और T दो गो है तो क्या हो जाएगा? T स्क्वायर हो जाएगा, तो 80 स्क्वायर। तो इस तरह से आपका विस्थापन समय समीकरण कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप इस फॉर्मूले पर आप संख्यात्मक प्रश्न बना सकते हैं। जिस प्रश्न में अंतिम वेग की चर्चा ना हो, जिसमें प्रारंभिक वेग हो, समय हो और त्वरण हो, एक्सेलरेशन हो, तो उस न्यूमेरिकल में आपका ये विस्थापन समय का समीकरण लग जाएगा और वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से हम अगला बनाते हैं वेग विस्थापन समीकरण। ये भी उसी के जैसे ग्राफ से बनेगा। वेग विस्थापन समीकरण में क्या होगा? सेम टू सेम ग्राफ वैसा ही रहेगा। वेग विस्थापन समीकरण में होगा आपका कि मान लेते हैं कि कोई कण बिंदु A पर प्रारंभिक वेग u तथा बिंदु B पर अंतिम वेग v है, तो t समय में परिवर्तित होता है। ये आपका ग्राफ है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। शुरुआत में आपका प्रारंभिक वेग जो है आपका u है, और t समय के अंतराल में इस x अक्ष को समय और y अक्ष को वेग से हम वेग के आंकड़े को लिखेंगे वहाँ पर।
और t समय में इसका जो वेग है v हो जाता है। बिंदु B पर उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये u कहलाएगा। चलिए, सेम पिछले की जैसा है। चलो, तो अब हम यहाँ पर B और C के बीच की जो लिखेंगे क्या, v माइनस यू लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विस्थापन S इक्वल टू समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज OEBA का क्षेत्रफल। पिछले जो समीकरण था उसमें समलंब चतुर्भुज लिए थे, लेकिन उसमें एक बार आयत का ये क्षेत्रफल और एक बार ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ दिए थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा जो हो जाएगा आपका कौन सा होगा, देखिए इस तरह से आपका समलंब चतुर्भुज बना है, इस तरह से आपका समलंब चतुर्भुज बना है। तो समांतर भुजा जो होगा आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन हो जाएगा, और ऊंचाई जो होगा ये हो जाएगा। ठीक, तो समांतर आपका जो भुजा हो जाएगा AO प्लस BE हो जाएगा, BE हो जाएगा, और ऊंचाई जो हो जाएगा आपका OE हो जाएगा, OE हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्या कर रहा है, बना रहा है। तो ये हाइट होता है, हाइट जो सीधी होती है, परपेंडिकुलर जो होती है। तो इस तरह से हम लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग OA प्लस BE गुना ऊंचाई, ऊंचाई इसका OE है। अब इसका वैल्यू रख देते हैं। OA का वैल्यू क्या है, प्रारंभिक वेग, और B का क्या है V, और OE क्या है T, OE क्या है T है। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 V प्लस U, और यहाँ पर T जो है, आप देखिए यहाँ से T का वैल्यू अलग रखिए। क्या अलग रखेंगे कि अभी अभी आप एक्सेलरेशन त्वरण इक्वल टू V माइनस U बाई टी पढ़े हैं। तो T का आप वैल्यू यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो T का जो वैल्यू है V माइनस U ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ से A को यहाँ पर क्या कर देंगे, नीचे भेज देंगे, V माइनस U बाई A हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर T का वैल्यू लिख सकते हैं V माइनस U बाई A, U बाई A लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आपका बनता है, एक यहाँ पर एक फार्मूला आपका क्या बनता है, आप पढ़े होंगे बीजीय व्यंजक में A² माइनस B² इक्वल टू होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। ये आप बीजीय व्यंजक में पढ़े होंगे शॉर्ट समीका। A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B। तो देखिए यहाँ पर A प्लस B के जैसा है, और A माइनस B ये जो है आपका A माइनस B के जैसा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 V² माइनस U² बाई, यहाँ पर क्या लिख देंगे A हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं S इक्वल टू V² माइनस U²
बाई 2a। ठीक, और इसको और भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो है यहाँ चला जाएगा 2as इक्वल टू लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इस तरह से आपका वेग विस्थापन समीकरण बन गया। ठीक है, इस पर आधारित जो आपका संख्यात्मक प्रश्न होगा वो बन जाएगा। इसमें क्या है कि समय की चर्चा नहीं रहेगा। उस संख्यात्मक प्रश्न में आपको एक त्वरण रहेगा, विस्थापन रहेगा, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग रहेगा। उसका वैल्यू रख देंगे, इसमें से किसी एक का वैल्यू पूछेगा, बाकी रख देंगे, आपका वो संख्यात्मक प्रश्न क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है? तो जब एक कण वृत्तीय पथ, ये है आपका वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है। एक समान चाल बोले तो मान लीजिए ये भी, ये फिर भी, यहाँ पर चाल इसका नहीं बदल रहा है, फिर भी वेग से चल रही है, तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्योंकि चाल जो है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या कहलाएगा? तो वृत्ताकार पथ का जो दूरी होता है उसके परिधि के बराबर होता है, परिधि। तो परिधि क्या होता है? 2πr और समय आपका t। परिधि क्या हो जाएगा? आपका वृत्त की जो परिधि हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2πr हो जाएगा। ठीक, तो दूरी क्या कहला जाएगा? 2πr और समय t समय में। ठीक, एक नोट लिख लीजिएगा। एक नोट क्या है कि वृत्तीय पथ पर वेग लगातार बदलता रहता है, भले ही उसकी चाल एक समान हो। ये नोट को याद रखिएगा, यही इम्पोर्टेंट होता है जो आपको इससे संबंधित प्रश्न बनाकर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो नोट में क्या है कि वृत्तीय पथ पर वेग लगातार बदलते रहते हैं, भले ही इसकी चाल एक समान हो। ठीक, भले एक समान चाल हो लेकिन इसका वेग क्या है? लगातार बदलता रहता है। चलिए, तो इस तरह से हमने गति से संबंधित सभी परिभाषा को पढ़ा। अब इससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो अक्सर दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो किस प्रकार का प्रश्न बनाकर पूछते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। तो आपका जो ये अभी हम लोगों ने जो डिफिनीशन पढ़े, दूरी के बारे में, वेग के बारे में जो जाने, उससे संबंधित प्रश्न जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस प्रश्न को हम देखते हैं कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम होते हैं, तो उस एग्ज़ाम में इसी एक्सरसाइज से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दूरी विस्थापन से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है? तो दूरी विस्थापन से प्रश्न होता है कि वह भौतिक राशि कौन है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? तो वह है दूरी। ये आपके एक रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा है, जो सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, जो रेलवे में जो नौकरी लगती है, तो उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इसी एक्सरसाइज से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख लीजिए, वो पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो उसे हम दूरी और विस्थापन कहते हैं। दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति
का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये 2018 का है प्रश्न। अगला, वेग और समय के गुणनफल क्या प्रदान करता है? तो विस्थापन। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन बन गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य होता है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? वो शून्य होगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तब वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या होगा? तो वास्तविक विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा। वस्तु का जो वास्तविक विस्थापन जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो विस्थापन का मतलब होता है कि किसी वस्तु के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी, जो वस्तु ऊपर गया फिर वहीं पर आ गया तो उसका न्यूनतम दूरी शून्य हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ा, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती रहती है तो कहा जाता है कि वो क्या है? गतिशील है, वो गति में है। दूरी बराबर चाल गुना समय। आप उस मात्रा को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो मात्रा सूचकों के बीच सम्मिलित है? तो उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन। अभी हम लोग समय वेग ग्राफ जो पढ़े उसी की चर्चा ये कर रहा है, तो उसमें क्या हम लोग कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन के बारे में देखिए, विस्थापन के बारे में ये गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन कुछ अलग पूछा था जिसका ये आंसर क्या है दिया हुआ है। चल अब उसके बाद चलते हैं चाल वेग। चाल वेग से संबंधित क्या प्रश्न है? तो चाल वेग से संबंधित क्या है कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस उसी सीधी पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। तो किरण का वास्तविक वेग क्या हो जाएगा? तो वास्तविक जो वेग क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में परिवर्तन को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ। अभी हम लोगों ने पढ़ा वेग समय ग्राफ। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। क्या? दिए गए समय, दिए गए क्या? अंतराल के दौरान, दिए गए अंतराल के दौरान। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति क्या होती है? असमान होती है। इसलिए कि वो गाड़ी क्या होती है? कभी चलती है, कभी रुक जाती है, कभी चलती है, कभी रुक जाती है। तो कभी उसका स्पीड बढ़ता है तो कभी शून्य हो जाता है, तो असमान गति से चलती रहती है। चाल, दूरी और समय की सही संबंध क्या है? तो ये आपका चाल, दूरी, समय का सही संबंध है। चाल बराबर दूरी बटा समय। एस जो है यहाँ पर आपका क्या है? चाल है, स्पीड है, डी है जो डिस्टेंस है, टी जो है टाइम है। तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है। जब वस्तु में शून्य त्वरण होगा तो इस तरह की स्थिति होगा। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। वेग की परिभाषा में हम लोगों ने अभी पढ़ा है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहा जाता है। अभी डिफिनीशन पढ़ा और इसी डिफिनीशन को ही एग्जामिनर ने क्या किया? प्रश्न के रूप में उसे रख दिया। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी आते हैं इस तरह से। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है तो वेग कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से।
एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग के पद में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, संख्यात्मक प्रश्न किस तरह से पूछा है। बोल रहा है कि एक चालन समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 280 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति करता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय रख दिए, ये आपका आंसर। प्रक्षेप गति क्या होता है, इसके बारे में, इससे संबंधित प्रश्न क्या आते हैं, इससे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग होगा क्या? 0 मीटर पर सेकंड। जैसे ही किसी वस्तु को अगर आप फेंकते हैं तो अंतिम स्थिति में यहाँ पर कुछ क्षण के लिए रुकती है और फिर वो क्या होती है? वापस आ जाती है। तो जब यहाँ पर रुकती है तो उसका वेग क्या होता है? 0 हो जाता है, मतलब रुक गई, उसका वेग अब नहीं बढ़ा, रुक गया, मतलब कि वेग 0 हो गया। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है? तो उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। जो वेग है उसका जो क्षैतिज घटक होता है वो क्या होता है? वो स्थिर रहता है। ये ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्रक्षेप के पथ को कहा जाता है? तो प्रक्षेप पथ कहा जाता है। एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है, वो क्या है? तो उच्च प्रक्षेप पथ। जब किसी कोण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचाई बिंदु तक पहुंचता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। उसका त्वरण क्या होता है? वो नीचे को होता है। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो परिवर्तन क्या नहीं होगा? उसका त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान का समय होता है तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय से दुगना होता है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय से क्या होता है? वो दुगना होता है। एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और 90 डिग्री अंश ऋण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए। एक तोप का गोला दागा गया। इस गोले की गति का एक उदाहरण क्या है? तो प्रक्षेप गति है। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं वो सदिश राशि कहलाते हैं। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ क्या होता है? परवलय होता है। एक क्या होता है? परवलय होता है। इस तरह से सर्कल नहीं होता है, वृत्ताकार नहीं होता है। इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल है इसका कि किस कोण से फेंके जाने वाला कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होता है। तो इसका होता है कि 45 डिग्री पर अगर फेंकेंगे तो वो क्या होगा? सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित करेगा। 45 डिग्री से अगर किसी वस्तु को आप फेंकिए आकाश में तो वो सबसे अधिक दूरी तय करेगा। अगर सीधा फेंकेंगे तो ज़्यादा बल आपका नहीं लगेगा। जब किसी वस्तु को प्रक्षेप पथ पर 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम दूरी तय करता है। चलिए अब त्वरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। वेग में परिवर्तन और बटे में लगने वाले समय को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है? तो मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती और बल का क्या होता है? समानुपाती होता है। वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? तो वो त्वरण दर्शाती है।
वेग समय, ये जो आपका वेग और समय का जो अपने अभिग्राह पढ़ा, तो ये जो ढाल है ये त्वरण को दर्शाती है। ये जो ढाल है आपका ये त्वरण को दर्शाती है। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण के बीच का कोण क्या होता है? तो 90 डिग्री का होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। नकारात्मक त्वरण दिशा के विपरीत होता है, वो क्या होता है? वेग होता है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कार का वेग निरंतर बदलता रहता है। जब कोई वस्तु समान गति से गतिशील गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होता है? 0 होता है। जैसे प्रारंभिक वेग उसका 5 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो त्वरण जो होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बट्टे में समय, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ रहा है। त्वरण की बीमा क्या होती है? तो ये बीमा अब आप शायद नहीं पढ़ेंगे, आपका जरूरत नहीं होगा। मंदता का अर्थ क्या होता है? तो मंदता का मतलब कि ऋणात्मक त्वरण। आप में मंदन त्वरण पढ़ें अभी। किसी वस्तु का वेग व्यतीत होते हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु क्या कहता है? एक समान त्वरण में कहलाता है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है? घट गया। उसका वेग क्या हुआ? घट गया। एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण क्या है? तो समान त्वरित गति से वो क्या हो रही है? मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु चल रही है, तो मतलब कि उसका चाल क्या है? घट रहा है। अब ये कुछ आपका संख्यात्मक प्रश्न है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है कि एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल का त्वरण क्या है? तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो शुरुआती वेग कितना था? 0 था। अंतिम वेग क्या है उसका? 60 मीटर। वो बोल रहा है ना कि 30 सेकंड में 60 मीटर वेग हो जाता है। कितना होता है? गति कितना होता है? 60 मीटर पर सेकंड। तो इसका अंतिम वेग है, v का वैल्यू कितना है? 60 मीटर पर सेकंड। और प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। तो इसका क्या हो जाएगा? त्वरण 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक एक समान रूप से त्वरित होती है। तो त्वरण क्या हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे देखिए त्वरण का पहले आपको एसआई यूनिट जानना पड़ेगा। उसका क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब कि मीटर पर सेकंड में होना, सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए। तो मीटर या सेकंड में होना चाहिए। मीटर तो समय तो सेकंड में ठीक है, लेकिन आपका जो ये यहाँ पर चाल जो दिया है, आपका जो वेग जो दिया है, आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या है आपका? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू रखकर इसका बना लेंगे। अगला प्रश्न है, ये आपका बल में मिलेगा, फोर्थ चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। ठीक है, ये फोर्थ चैप्टर में मिलेगा आपका। ऐसे जान लीजिए कि त्वरण इक्वल टू क्या होता है? F/m, बल बटा ये द्रव्यमान है। मतलब कि फोर्स इक्वल टू होता है बल इक्वल टू ma, मास गुना एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक, तो यहाँ पर बल का वैल्यू दिया है तो बल की जगह बल का वैल्यू रख देंगे 350 न्यूटन। और ये 500 kg दिया है, द्रव्यमान दिया है, तो m के वैल्यू रख देंगे m की जगह पर और त्वरण हम निकाल लेंगे यहाँ से।
स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में इतना वेग प्राप्त करती है, 10 सेकंड में। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग का ये परिवर्तन बोल दिया कितना प्राप्त करती है, तो 20 बटा में क्या लिख देंगे 10, ये आपका बन जाएगा। ठीक, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा दिया है। यहाँ पर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, इसलिए कि एक्सेलरेशन जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है उसका ऐसा ही मात्रक, इसलिए हम मीटर पर सेकंड में ही उसको रखेंगे। ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन भी है इसी तरह से। ये क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है, तो शून्य त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग स्थिर रहना। वस्तु का वेग नहीं बदल रहा है, जितना पहले था उतना ही अब भी है, इसलिए वो उसका त्वरण शून्य हो जाता है। ये अभी हमने पढ़ा, देखिए बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण, तो जिसका जो वैल्यू दिया रहता है हम रखकर हम बना लेंगे। त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बट्टा समय, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है द्रव्यमान से। यहाँ पर हमारा त्वरण दिया है, त्वरण का वैल्यू हम लिख लेंगे, वेग का वैल्यू हम लिख लेंगे, त्वरण निकल जाएगा। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जहाँ द्रव्यमान दिया रहेगा वो द्रव्यमान और बल दिया रहेगा, तो हम समझेंगे कि वो बल से रिलेटेड प्रश्न है, बल फोर्स चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। ये त्वरण दिया है, त्वरण निकालने के लिए बोल रहा है। समय दिया है 5 सेकेंड और प्रारंभिक वेग दिया है और अंतिम वेग दिया है, तो हम इसका त्वरण निकाल लेंगे। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटा में समय। इस तरह से देखिए आपके इस प्रश्न इस एक्सरसाइज से ये सारे प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला है रेखीय गति समीकरण। रेखीय गति समीकरण जो अभी आपने पढ़ा उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनता है, तो कह रहा है कि समीकरण वेग समय संबंध क्या दर्शाता है, तो वेग समय में दर्शाएगा आपका, उसमें विस्थापन नहीं रहेगा वेग समय में। ठीक, गति के दूसरे समीकरण से संबंध को क्या दर्शाता है, स्थान और समय। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। गति के समीकरणों के संबंध में, गति के समीकरण के संबंध में ये वाला जो है गलत है, ये नहीं होता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है, इसकी गति सरल रखिए। गति का एक उदाहरण है। एक ट्रेन की गति एक रूपांतरण गति है। स्थिति समय संबंध का समीकरण ये है, स्थिति समय संबंध का समीकरण। समीकरण स्थिति वेग के संबंध में ये है, इसमें समय नहीं है। और इस तरह से वेग समय समीकरण पर आपके कुछ प्रश्न हैं जो इस तरह से आपके बनेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए प्रश्न को बनाते हैं। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, साइकिल का त्वरण। तो त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, तो वेग में परिवर्तन पहले 0 था, अब 6 मीटर पर सेकंड हो गया। और समय कितना लिया 30 सेकंड, तो 6/30 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि 2 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन बटा में समय।
लेकिन यहाँ पर शुरुआत में कहा है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में चलना प्रारंभ करते हैं। स्थिर अवस्था बोल दिया तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग उसका क्या है, क्या है, शून्य है। प्रारंभिक वेग उसका शून्य। अगले इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है समय त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो ये वाला जो है गलत है, बाकी सब सही। एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकेंड के ऊपर वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान निकालना है। तो बल जो होता है आपका F = ma होता है। तो पहले आपका A चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आप क्या निकालेंगे, आप यहाँ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। लेकिन यहाँ पर दिया है आपका डिस्टेंस भी दिया है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी देखना है कि यहाँ से, इसमें तो समय दिया नहीं है, तो समय नहीं दिया है तो हम इसको वेग विस्थापन समीकरण से निकालेंगे। v² = u² + 2as। यहाँ पर आपका अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग 0 और यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे। आपका s जो है विस्थापन आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से जो एक्सेलरेशन निकलेगा हम यहाँ पर द्रव्यमान के साथ एक्सेलरेशन का वैल्यू रख देंगे। द्रव्यमान आपका 1/4 है। अगला प्रश्न, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति बोले तो आपका प्रारंभिक वेग 0 है। 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। इसके लिए 5/18 से गुना कर देंगे कि गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी, तो वेग यहाँ पर इस समीकरण का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ पर दूरी पूछा है तो ये दूरी निकल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन नहीं दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनता है v = u + at। इसमें अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय को रख देंगे तो हमारा यहाँ एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन सेम इसी की जैसा है कि एक बस विश्राम अवस्था में चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। और यहाँ पर दूरी दिया है, एस का वैल्यू दिया है। अंतिम वेग से कोई मतलब नहीं है, प्रारंभिक वेग दिया है। तो हम गति के दूसरे समीकरण से इसको आसानी से बना लेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण से हम लोग बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया है 1 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु, तो इसका मतलब कि यहाँ पर बल का भी चर्चा कर रहा है, फोर्स का। द्रव्यमान दिया है तो फोर्स F = होता है ma, और यहाँ पर द्रव्यमान दिया है और यहाँ पर n मतलब न्यूटन, इतना बल लगा रहा है। तो इसका मतलब F का वैल्यू दिया है, m का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर आसानी से एक्सेलरेशन का मान, त्वरण का मान निकल जाएगा। और समय भी दिया है, तो यहाँ पर विस्थापन पूछा है, दूरी पूछा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर विस्थापन का फॉर्मूला लगा लेंगे, s = ut + ½ at²। ठीक। प्रारंभिक वेग भी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी की जैसा है, लेकिन इसमें आपका बल की चर्चा नहीं किया है। त्वरण दिया है, विस्थापन निकालना है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग दिया है
और आपका समय दिया है। तो एस इक्वल टू गति के दूसरे के नियम से ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस तरह से आपका इससे संबंधित ये प्रश्न है जो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले प्रश्न के साथ।